गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुरुत्व आकर्षण। बेटा आवाज आ रही है और आपको स्क्रीन भी दिखाई दे रही है ना? यस सर। यस सर। ओके। देखिए, अपन जानती हैं ग्रेविटेशन का संबंध, रिलेशन न्यूटन जी से है। सब जानते ही हैं उनकी वो स्टोरी एप्पल वाली, है ना, सेब वाली कहानी तो आप जानते ही हैं। तो बेटा उनका कंक्लूजन था कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तुएं जो हैं, कोई भी दो बॉडीज हैं, वो एक दूसरे को अपने द्रव्यमान के कारण, अपने मास की वजह से अट्रैक्ट कर रही हैं। और ये अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। बेटा ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, ये प्रकृति में पाए जाने वाले, नेचर में मिलने वाले जितने भी फोर्स होते हैं उनमें सब में सबसे कमजोर होता है बेटा, सबसे दुर्बल बल है। आपने सुना होगा प्रकृति में 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं, ठीक है? चलो चारों के नाम बताओ बेटा एक बार आप। प्रकृति में, नेचर में पाए जाने वाले 4 फंडामेंटल फोर्सेस के नाम बताइए। अरे फिर चुप हो गए तुम लोग। ये बार बार तुम चुप भी कैसे हो जाते हो? इतना सा भी नहीं पता क्या? मुझे इतना ज्यादा डिसअपॉइंट मत करो।
न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स। ग्रेविटेशनल वीक फोर्स। हाँ, तो बेटा क्या आदत है आप लोगों की चुप रहने की, जबकि अपन तो तुम तो जानते हो मैं शुरू से हर चीज को इसी तरह से आगे पढ़ाता हूँ। बेटा नेचर में 4 तरह के फोर्स मिलते हैं। उनमें सबसे पहला तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हम पढ़ रहे हैं, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा आता है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। और चौथा आता है वीक फोर्स, दुर्बल बल या क्षीण बल। इन चारों में सबसे दुर्बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। चलो पहली लाइन लिखो। देखो, ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। इन यूनिवर्स every two objects attract each other. This force is called gravitational force. This force is called gravitational force. ठीक है बेटा, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाए जाने वाले सभी बलों में सबसे दुर्बल बल है। यह प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में सबसे दुर्बल बल है। This is the weakest force among all fundamental forces in nature. This is the weakest force among all fundamental forces in nature. यह विद्युत चुंबकीय बलों की तुलना में, ये बेटा याद करना है, 10 to the power 10 की घात -36 गुना। यह विद्युत चुंबकीय बलों की तुलना में 10 की घात -36 गुना तथा नाभिकीय बलों की तुलना में 10 की घात -40 गुना होता है। नाभिकीय बलों की तुलना में 10 की घात -40 गुना होता है। इंग्लिश में लिखो, दिस फोर्स इज 10 to the power -36 times of electromagnetic force. This force is 10 to the power -36 times of electromagnetic force. And 10 to the power -40 times of nuclear force. Ten to the power -40 times of nuclear force. बस ये इंट्रोडक्शन हो गया बच्चा। अब हमारा पहला टॉपिक है, लिखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है और अगर वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं, मान लो इस बॉडी का मास m1 है और इसका मास m2 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है, तो ग्रेविटेशनल न्यूटन्स लॉ होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। बेटा इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। बेटा कांस्टेंट नियतांक आता है कैपिटल जी। अगर आप में से कोई कैपिटल जी की वैल्यू बताएगा तो अच्छा होगा, नहीं बताएगा तो भी अच्छा ही होगा, बुरा तो क्या होगा। बताओ कैपिटल जी की वैल्यू कौन बता रहा है?
Sir, 6.52 into 10 to the power minus 11 Newton meter square kg square. केजी स्क्वायर, ठीक है, बस थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मैं करेक्शन कर देता हूं। बेटा कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 10 to the power minus 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। बेटा इसकी वीमा और बता दो, ये डायमेंशन इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस है, इसकी वीमा निकालो डायमेंशन, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कैपिटल जी की वीमा बताइए, डायमेंशन बताइए, तो निकाल कर बताओ और ये कॉपी कर लो। Sir, m minus 1 L 3 T minus 2. अरे वाह, क्या बात है, बस इसी तरह से तुम जवाब दिया करो, माहौल अच्छा रहेगा। ये लो बेटा, कॉपी कर लो। बच्चों ये फोर्स अट्रैक्शन का होता है हमेशा, तो M2 M1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और M1 M2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जितना फोर्स M1 M2 पर लगाता है उतना ही फोर्स M2 M1 पर लगाएगा, ध्यान रखना। पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु के द्वारा लगाया जाने वाला बल और दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु के द्वारा लगाया जाने वाला बल, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं बेटा। ऐसा नहीं होता कि एक छोटा हो दूसरा बड़ा हो। ये लो यहां लिख देते हैं, F1 2 यानी कि पहली वस्तु पर दूसरी का फोर्स माइनस दूसरी वस्तु पर पहली का फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है बेटा। बच्चों सामान्य वस्तुओं में ये बल महसूस नहीं होता। जैसे मान लो आप दो दोस्त आजू बाजू बैठे हैं, तो आपको नहीं लगेगा कि आपका फ्रेंड आपको पुल कर रहा है और आप उसे पुल कर रहे हैं, ये महसूस नहीं होता क्योंकि यह फोर्स बहुत कम होता है। तुम खुद करके देख लो, एक बार अंदाजा लग जाएगा, करके देखो। 100 किलोग्राम की दो वस्तुओं को 1 मीटर की दूरी पर रखो, 100 किलोग्राम की दो वस्तुओं को 1 मीटर की दूरी पर रखो और निकालो बल कितना आएगा, इस वाले फार्मूले से निकालो। वैल्यू लिख देना चैट बॉक्स में चाहो तो। चरणजीत का
दुर्गेश का, भावना का, सबका बराबर है। भाव्या, प्रियंका, प्रियंका बेटा पावर गलत हो गई, 100 और 100 को गुणा भी तो करोगे, M1 M2। हाँ, मुकेश, राहुल, चलो अपन करते हैं। सही है बेटा, आप लोगों का आंसर सही है। देखो ये जो फोर्स होगा ये होगा जी। जी की वैल्यू इतनी होती है, M1 भी 100 है, M2 भी 100 है और दूरी 1 मीटर है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन आएगा। अब बच्चों सोचकर देखो, 100 किलो की दो वस्तुओं के बीच कितना जो बल लग रहा है कितना कम है। इतने कम बल को हम अनुभव थोड़ी ना कर सकते हैं बेटा। हम 1 न्यूटन का ही हमें पता नहीं लगता, तो ये तो बहुत छोटा बल है, बहुत दुर्बल है। इसलिए हमारे दो लोगों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता तो है, परंतु हम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि वैल्यू बहुत कम है। ये रीजन होता है। ठीक है, अगर बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं तो जरूर फर्क पड़ता है इस बात का। ठीक है, बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है ना ये Yes. चैप्टर। हाँ, ये चैप्टर उस चैप्टर से बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा। आपको लगेगा सब कुछ वैसा ही चल रहा है। बच्चों चंद्रमा का, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M मान लो, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ठीक है, जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 गुना मान लो। अभी तो ये M मान लो, ये M/81। बेटा इन दोनों के बीच का जो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस है ना, वो कैपिटल D मान लो। ये दूरी, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कैपिटल D है। बच्चों एक स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु को मुझे इस लाइन पर कहीं रखना है, मान लो यहां रख दिया, तो पृथ्वी के केंद्र से दूरी बताइए जहां पर इस स्मॉल m पर टोटल फोर्स 0 होगा। पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी, चंद्रमा अपनी ओर खींचेगा, तो पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर ये फोर्स 0 होगा, ये बताइए आप। मैंने कहा ना बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा ही चैप्टर है ये। तो आपको ये x की वैल्यू बतानी है, स्मॉल m पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए बेटा, ये करना है। चलो निकालो इसे, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आपका आंसर है ना डी की टर्म्स में आएगा। हाँ, डी के पदों में आएगा। मनीष का 9/10, आकाश का 9/10, गरिमा का 9/10, चरणजीत का भी 9/10। देखो बेटा अपन करने शुरू करते हैं। देखिए
पृथ्वी इसे अपनी ओर खींचेगी, चंद्रमा उसे अपनी ओर खींचेगा। परिणामी 0 तभी हो सकता है जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो, है ना। अर्थ का फोर्स और मून का फोर्स बराबर कर देते हैं। तो अर्थ का फोर्स होगा G, अर्थ का मास, पृथ्वी का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, पृथ्वी से दूरी x है। चंद्रमा का फोर्स होगा G, चंद्रमा का द्रव्यमान गुणा वस्तु का द्रव्यमान, चंद्रमा के केंद्र से दूरी बेटा d माइनस एक्स होगा ना, कुल दूरी d है, पृथ्वी से x है, तो चंद्रमा से d माइनस एक्स होगा। कैपिटल G कट गया, कैपिटल M कट गया, स्मॉल m कट गया, इसे तिरछा गुणा कर दो बेटा, तो 81 नीचे आ जाएगा बेटा, है ना। अब है ना, होल स्क्वायर खोला मत करो, इसका अंडर रूट ले लो दोनों साइड, तो ये होल स्क्वायर गायब हो गया, ये भी आ गया, और फिर x को एक तरफ ले आओ, तो ये आएगा 9/10 d। बस ये आंसर आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था बेटा। एक वर्ग है, उसके चारों कोनों पर 4 द्रव्यमान रखे हैं, वैल्यू मैं दूंगा। स्क्वायर है, यहां पर m रखा है, यहाँ 2m, यहाँ 3m और यहाँ 4m, और एक m सेंटर पर रखा है। भुजा की लंबाई a मान लो आप, तो सेंटर पर जो मास रखा है बेटा, उस पर नेट फोर्स निकाल कर बताओ कितना आएगा। अब है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा क्वेश्चन, वहां पर चार्ज होता था, यहाँ मास है, तो बेटा सेंटर पर जो मास रखा है उस पर परिणामी बल निकालिए। सेंटर पर जो मास रखा है उस पर नेट फोर्स बताइए बेटा कितना आएगा। मनीष का आंसर है 2gm स्क्वायर अपॉन a। चरणजीत बेटा f की वैल्यू भी तो बतानी पड़ेगी ना, हमें नहीं पता आपने f किसको माना है। तो जैसे मनीष ने लिखा है उस तरह से आंसर बताइए। भाव्या का भी सेम है जो मनीष का है। चरणजीत का gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। फिर वही वाली बात, r क्या है बेटा, क्वेश्चन में मैंने r भी नहीं दिया। देखो जल्दीबाजी के चक्कर में ये हरकत ना करें, इंफॉर्मेशन पूरी दें। चलिए मैं बताता हूं बेटा, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। देखो अपन मान लेते हैं इन दोनों के बीच, देखो इसके और इसके बीच बल जो है वो F है, तो मैं इस F को बना देता हूं। एक मिनट, अच्छा डायग्राम बनाने के लिए एक लाइन इधर मिला देते हैं और एक लाइन इधर मिला देते हैं। अब देखो बेटा,
ये बल F मान लेता हूं मैं, ये वाला F है, तो इन दोनों के बीच, इसके और इसके बीच जो बल लगेगा वो 2F होगा, क्योंकि मास डबल हो गया ना बेटा, तो मास डबल होने से फोर्स भी डबल हो जाएगा, ये 2F हो जाएगा। ये तीसरा वाला फोर्स ट्रिपल हो जाएगा, ये 3F हो जाएगा। और ये चौथा वाला फोर्स 4 गुना हो जाएगा, 4F मान लेते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा है ना स्मार्टनेस दिखानी पड़ती है यहाँ पर। अब आप गौर से, मैं इसको एक बाजू में और डायग्राम बना देता हूँ। वैसे क्वेश्चन वाला डायग्राम अलग ही छोड़ देते तो अच्छा रहता। अब आपको लगेगा इतने सारे क्यों बना दिए, ये तो क्वेश्चन को ही रहने देते हैं ना, क्वेश्चन वाला डायग्राम। ये सॉल्यूशन लिखते हैं। अब बच्चों देखो, मैं डायग्राम अच्छा बनाने के चक्कर में थोड़ा सा समय ज्यादा लेता हूं। बच्चों इधर देखो, ये वाला F और ये वाला 3F एक दूसरे के अपोजिट है, तो F और 3F का रिजल्टेंट 2F इधर आएगा, ये 2F हो गया। इसी तरह ये 2F और ये 4F एक दूसरे के अपोजिट है, तो 4F और 2F इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, ये भी 2F होगा। अब ये दोनों 2F एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो बेटा जब दो इक्वल फोर्स एक दूसरे के अपोजिट वो हो परपेंडिकुलर, तो उनका रिजल्टेंट है ना √2 गुना आता है। इतना तो आप पूरा फिजिक्स पढ़ लिए। तो √2 गुना आएगा 2F का, F का नहीं। 2F और 2F 90 डिग्री पर है, तो बच्चों 2√2F आंसर आ गया। अब F की वैल्यू तो रख लो, याद करो F क्या था, दोनों M के बीच फोर्स था G m1 m2 अपॉन r²। और बेटा वो जो डिस्टेंस आएगा ना दोनों M के बीच, वो a/√2 होगा। हाँ कितना होगा, a/√2 का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर आंसर क्या आया भैया, तो कुल मिलाकर आंसर आया, ये a/√2 का स्क्वायर करोगे 2 ऊपर जाएगा ना, तो ये आएगा 4√2 gm² अपॉन a²। अब आप आंसर मिलाओ, आपसे किस किस का सही था। किसी का भी नहीं था, एक भी बच्चे का सही नहीं है। या तो मेरी गलती निकालो, मैंने कोई गलती तो नहीं की। मेरा सही तो है सर, हाँ मेरा सही तो है। नहीं, कहाँ सही है आर तेरा, बराबर ए, आर बराबर ए लिखा है मैंने। तो भी कहाँ सही है तेरा, gm² अपॉन a² है तेरा तो आंसर। 4√2 लिखा है ना मैंने। अब यार 4 टुकड़ों में आंसर क्यों लिखता है। अब तेने है ना बाद में ये कहाँ लिखा है, तूने F की वैल्यू लिखी है, तूने, मुझे लगा तेरा आंसर है फाइनल, समझ। इसलिए तो पर मैं लिखा कहता था हूँ 4। बेटा पूरा आंसर एक बार में सही लिखा करो, चाहे थोड़ा टाइम लगा लो, इतनी जल्दी मत करो, है ना। तो पूरा आंसर एक साथ ऐसे लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, बोल दो, कोई बात नहीं, बोलने में भी दिक्कत नहीं है। अपनी क्लास में ज्यादा बच्चे बोलते ही कहाँ है। बेटा एक बार चेक कर लो कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। सर बोलो सर एक बार और बताइए ना। कौन सा स्टेप बेटा, स्टेप बताओ, कौन सा स्टेप बताना है। सर ये जो टोटल करके किए उसके बाद जो नीचे में जो आप ये अच्छा सेकंड वो वाला स्टेप। सुन लो, वो सुन लो, मैं बता देता हूँ बेटा। ये 2F और 2F दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आपको याद होगा अगर दो फोर्स F और F 90 डिग्री पर हों तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, याद करो, ऐसे निकालते हैं ना, √F² प्लस F² 2AB cos 90, याद है। Yes.
तो बच्चों इसी फार्मूले से ये वैल्यू निकाली है मैंने, ये वाली वैल्यू है ना। बस F की जगह 2F रखना है क्योंकि मेरे दोनों फोर्स 2F है, तो वेक्टर लगाया और कुछ नहीं लगाया मैंने, तो ये आंसर आ जाएगा। वो फार्मूला लगाने से ये आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अपने पास समान द्रव्यमान m की बहुत सारे पार्टिकल हैं या कोई ऑब्जेक्ट है, बॉडीज है, m द्रव्यमान के बहुत सारे अपने पास वस्तुएं हैं, उनको मैंने, अनंत वस्तु है, इनफाइनाइट, पहली बॉडी को रखा x बराबर 0 पर, दूसरी वस्तु को रखा x बराबर a पर, फिर तीसरी बॉडी को रखा x बराबर 2a पर, है ना। 2a तो इधर आना चाहिए थोड़ा, रुको, यहां रखा x बराबर 2a पर, फिर अगली वस्तु को रखा x बराबर 4a, फिर उसके बाद रखा x बराबर 8a और रखते चले गए इंफिनिटी तक, अनंत तक रखते चले गए। तो बच्चों जो x बराबर 0 पर जो वस्तु रखी है ना, उस पर परिणामी बल निकालना है, बाकी की वजह से, है ना, अन्य वस्तुओं की वजह से जो मूल बिंदु पर वस्तु रखी है उस पर परिणामी बल निकालना है। कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन द बॉडी लाइज एट ओरिजिन ड्यू टू अदर बॉडीज। सर बॉडी के बाद क्या लिखा हुआ है, ये इसके कारण नहीं दिख रहा है। हाँ बेटा, चरणजीत का है 4/3 GM स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। मनीष का भी यही है, संचित का भी यही है। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं करके देखूं अब, है, शुरू करें बेटा। जो बॉडी ओरिजिन पर रखी है, मूल बिंदु पर रखी है,
उसको सबसे पहले कौन पुल करेगा? सेकंड बॉडी, ये वाली बॉडी। इसका फोर्स होगा G(m1 m2) और दूरी है a²। फिर बेटा अगली जो बॉडी है उससे इसकी दूरी हो जाएगी 2a²। उससे अगली जो बॉडी है उससे दूरी हो जाएगी 4a। उससे अगली जो बॉडी है उससे दूरी हो जाएगी 8a। इस तरह से बेटा Gm²/a² अगर मैं कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा 1 + 1/4 + 1/16 1/64, ऐसे करते करते ये अनंत तक जाएगा। बेटा ऐसी बात नहीं है मैंने आपको कभी गुणोत्तर श्रेणी के बारे में नहीं बताया हो, जरूर बताया होगा। तो ये जीपी है बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक फार्मूला होता है बेटा a/1 - r, उनको जोड़ने का एक फार्मूला होता है। ए जो है वो पहला फर्स्ट स्टेप होता है, यहाँ पर पहला पद कौन है? 1। और आर जो होता है वो इन दोनों का अनुपात होता है, कॉमन रेशो 1/4। उसके मुताबिक ये इसका योग आएगा a/1 - 1/4। बेटा नीचे 1 - 1/4 3/4 बचेगा, 3/4 नीचे आएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो इन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही था, इस बार कोई गलती नहीं। वेरी गुड, सही है, परफेक्ट। अब लिखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हिंदी में गुरुत्वीय नियतांक, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व त्वरण बोलते हैं, हाँ इसे गुरुत्व त्वरण, स्मॉल g। आप में से कोई थोड़ा सा बताएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसे कहते हैं बेटा? ऐसे बड़ा डर लगता है आपकी क्लास में पूछते हुए, पर उम्मीद हमेशा रखता हूं मैं शायद कोई बच्चा बोले। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु पर उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वाकर्षण त्वरण। एक बार फिर से बोलोगे बेटा, थोड़ा सा मैं सुन नहीं पाया। सर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण मतलब किसी वस्तु पर उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वाकर्षण त्वरण बोलते हैं। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं बस। बेटा अगर हम किसी भी वस्तु को आकाश में ले जाकर छोड़ दें तो पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचेगी, अर्थ उसे अपनी ओर पुल करेगी, तो उस नीचे गिरती हुई वस्तु का जो त्वरण होगा ना, एक्सेलरेशन, उसे ही गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। इस बच्चे ने बिल्कुल सही बोला। देखो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में मुक्त रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु का त्वरण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में मुक्त रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इंग्लिश में लिखो बेटा, acceleration of a freely falling body, acceleration of a freely falling body in the gravitational field of earth, in the gravitational field of earth is called gravitational acceleration। बच्चों ये अर्थ है। और पृथ्वी के केंद्र से, अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस पर, ये r डिस्टेंस है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, ये कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है स्मॉल m मास, और पृथ्वी का, अर्थ का मास कैपिटल M लेंगे बेटा हम।
तो अर्थ इसे अपनी ओर खींचेगी। तो बेटा हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन मास, होता है ना बेटा, न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था, F = ma होता है, तो a होगा F/F। इस चैप्टर में बच्चों हम a नहीं लिखेंगे, इसे g लिखेंगे। ये g वो a ही है, ध्यान रखना, बस यहाँ पर चिन्ह बदला है, सिंबल चेंज किया है। बेटा अर्थ इसे कितने फोर्स से अपनी ओर खींचेगी? अर्थ का कितना बल लगेगा? पृथ्वी कितना बल लगाएगी उस वस्तु पर, बताओ? जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, करेक्ट। और स्मॉल m से भाग दोगे तो स्मॉल m कट जाएगा बेटा, और गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला आ जाएगा Gm अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब किसी भी नीचे गिरती हुई वस्तु का त्वरण उसके खुद के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन उसके खुद के मास पर डिपेंड नहीं करता, अर्थ के मास पर डिपेंड करता है। बच्चों ये ध्यान रखना, ये बात मैं लिखा दूंगा, ये डायग्राम बनाओ और ये कैलकुलेशन लिख लो छोटी सी। बेटा अगर बॉडी वस्तु अगर अर्थ के बहुत समीप है, गिरती हुई वस्तु है ना, गिरती हुई वस्तु यदि पृथ्वी की सतह के बहुत नजदीक है, तो बच्चों स्मॉल r को हम कैपिटल R के बराबर मान सकते हैं। मेरी बात ढंग से सुनना बेटा, काम की चीज है। लिखो, इफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी is very close to earth surface, यदि नीचे गिरती हुई वस्तु पृथ्वी की सतह के बहुत नजदीक है, तो बेटा हम स्मॉल r को पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर मान सकते हैं। ऊंचाई जरा सी ले लो, तो बेटा उसका एक्सेलरेशन होगा Gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। बच्चों यहां पर अगर हम ये सारी वैल्यू रख दें, कैपिटल G की वैल्यू इतनी, पृथ्वी का द्रव्यमान पता है कितना होता है? 6.4 into 10 to the power 24 kg. हाँ बेटा 6.4 नहीं होता, ओनली 6 होता है। और अर्थ का रेडियस पता है कितना है? R कैपिटल R 6.4 into 10 to the power 6 meters. हाँ यहाँ 6.4 होता है बेटा, सही बोला, ये बच्ची ने बिल्कुल सही वैल्यू बोली है। तो बच्चों कैपिटल G का मान, कैपिटल M का मान और R का मान अगर हम यहाँ रख दें तो कैलकुलेट करने पर ये 9.8 आता है। बेटा इस वैल्यू को हम पहले चैप्टर से काम में ले रहे हैं, आज निकाला ये कहां से आता है 9.8। ये है वो कलेश जो हम एक द्विमीय गति से, मोशन इन वन डायमेंशन से यूज कर रहे हैं। तो बच्चों अगर कोई भी बॉडी अर्थ के बहुत क्लोज है, गिरती हुई वस्तु पृथ्वी की सतह के बहुत नजदीक है, तो बेटा उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो 9.8 होता है। और वो 9.8 कहां से आता है वो मैंने आपको बता दिया, लिखते जाओ। अब बच्चों वैसे तो पहले भी मैं बात कर चुका हूं, पर एक बार और करनी चाहिए टेस्ट के बारे में बात। मुझे आपसे है ना आज बायो वाले सर ने भी कुछ डिस्कशन किया होगा, क्योंकि है ना मुझे थोड़ा सा बायो के नंबर देखकर थोड़ा अजीब लगा। भाई आप तो वैसे ही बायो 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 ही पढ़ते रहते हैं दिन भर। उसके बाद कल के टेस्ट के स्कोर में मैंने देखा तो आकाश का छोड़ दो, आकाश तो एक्सेप्शनल है, 170 फिजिक्स में है, 165 केमिस्ट्री में है और 324 बायो में है। टोटल इसका 659 का स्कोर है।
उसके बाद अगर मैं देखूं ना तो मनीष का स्कोर है 453, 659 के बाद 453, 200 कितना 6 नंबर का, 206 नंबर का फर्क है। पहली और दूसरी रैंक में 206 नंबर का फर्क है बेटा, ये फर्क नहीं है, ये त्रासदी है, त्रासदी। और 206 नंबर में से 113 नंबर बायो में डिफरेंस है पहली और दूसरे बच्चे के। 324 के बाद 211 है, वैसे 224 है निधि के, बायो की बात करूं तो 324 के बाद 224, पहले और दूसरे बच्चे में 100 नंबर का अंतर है। तो बायो वाले सर ने कुछ डिस्कशन किया था कि इस बारे में अभी? बेटा क्लास बंद हो गई क्या? यस सर, बोल रहे थे सर कि इतना कैसे कम है। नहीं सर पूछ रहे थे इतना कम कैसे आ गया। हाँ, तो आपने क्या जवाब दिया? बेटा मैं आवाज नहीं आई आप लोगों की, आपने क्या बोला? सर हम लोग चुप हो गए थे। अच्छा हाँ, वो मुझे भी पता है आप चुप हो गए, मैं कमेंट कर रहा हूँ आपके ऊपर, तो आप चुप क्यों हो गए? बेटा आप तो वैसे ही दिन भर बायो में ग्रुप में डिस्कशन देखता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का डिस्कशन 100 बार में से एक बार होता, 99 बार आप बायो के डिस्कशन करते हैं, उसके बाद इतना बुरा हाल। अच्छा फिजिक्स में फिर भी अच्छा स्कोर है, मनीष के 135 है, 135 के बाद मानसी के 133 है, भाव्या के बहुत अच्छा है। देखो ये वही बच्चे जो क्लास में जवाब देते हैं, ये वही बच्चे हैं। 137 है, फिर उसके बाद 118 तनु के हैं, अच्छे नंबर हैं ये फिजिक्स के हिसाब से। टिल्लू के 112 है। टिल्लू तेरे को क्या हो गया यार, तेरा शुरुआत कितनी अच्छी की थी जब बैच सर शुरू हुआ था। था क्या बेटा? सर मैं कुछ पूछना चाह रही थी, पूछूं? मोस्ट वेलकम। सर कल ना क्या हुआ कि हमारे साइड मतलब वो था, पानी फिर से गिर रहा था, तो नेटवर्क इशू होता है सर। और फिर ना क्या होता है, ऐप ऑन नहीं होता, और अगर ऐप ऑन हो गया तो ना मतलब शो करता है लेकिन फिर ऑप्शन दिखाते नहीं है, तो वो सब में ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है फिर बेटा मतलब। आप लोग मेरी बात सुनो, आप लोग टेस्ट को मोबाइल के थ्रू देते ही क्यों है? आपके पास कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है क्या घर पर? मैं कहता हूँ सर टेस्ट को तो मोबाइल पर कभी देना ही नहीं चाहिए। अरे ये सचदेवा डॉट कोले वो इन्फी प्रेप जो साइट है उसके थ्रू जाया करो ना, आप इनके ब्राउजर के थ्रू जाओ ना आप। हाँ सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज डॉट इन्फी प्रेप डॉट कॉम, उससे टेस्ट दिया करो, शानदार टेस्ट होगा आपका, मैं बता रहा हूँ। और इन सबके लिए बेटा ईशान सर से लगातार कांटेक्ट में रहो आप। तो यस सर, प्लीज मोबाइल पे टेस्ट देने पे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चंस की बहुत तो एक बात बताओ, आपको सर सजेस्ट किसने किया? हमने तो आज तक नहीं कहा कि आप मोबाइल पर क्लास भी लिया करो, मैं तो क्लास लेने को भी मोबाइल पर मना करता हूँ। मजबूरी के अलावा, मजबूरी है तो बात अलग है, मजबूरी नहीं है तो बेटा सारे काम डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर करो ना बेटा, आजकल हर घर में होता है सर डेस्कटॉप या कल ऐसे ही लैपटॉप। हुआ, मेरे मतलब नेटवर्क नहीं था, फिर 1 घंटा पूरा वैसे ही वेस्ट हो गया, तो मैं बायो के क्वेश्चन को देख ही नहीं पाई, फिजिक्स सॉल्व की, केमिस्ट्री सॉल्व की, नहीं, फिर बायो अगर आपका नेटवर्क इश्यू है तो बेटा मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि फिर तो टेस्ट कैसे दोगे? 1 मिनट यस। बेटा होल्ड करना, 1 मिनट मैं म्यूट करूंगा, कुछ जरूरी काम है, कॉल है।
करता हूँ। हाँ बेटा, हाँ अपन टेस्ट की बात कर रहे थे। चलो खैर, थोड़ा ध्यान रखो बेटा, है ना, मेरी बात सुनो। मैं और 5 मिनट लूंगा आपकी यार, आज बात करनी है। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, अब अपना जो अगला टेस्ट होगा वो मतलब हमारा सिलेबस खत्म हो चुका होगा तब तक, मैं आपको बता दूं अगले टेस्ट तक हमारा लगभग सिलेबस हो चुका होगा। तो टीचर किस तरह से टेस्ट लेते हैं वो टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि पूरा सिलेबस देते हैं या अभी लास्ट वाले टॉपिक देते हैं, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। मैं भी अलग से डिस्कस करूंगा इस बारे में। फिलहाल तो मेरा टॉपिक ही देने का मूड है, ये जो अब पढ़ाऊंगा ना, ग्रेविटेशन हो जाएगा, फ्लूइड हो जाएगा, यही दूंगा मैं, चांस और मॉडर्न फिजिक्स। और फिर मेजर शुरू होंगे आपके, मेजर का प्लान अभी हम बनाएंगे और आपको बता देंगे। तो बेटा धीरे धीरे करके देखो पढ़ाई और इम्पोर्टेंट होती जा रही है, तो ये सब चीजें आप सुधारो, क्योंकि देखो अब ऑनलाइन ही जिंदगी है, ये भी आप जानते हो। अब आपका कोई चांस नहीं है आपके सामने, है ना, ऑफलाइन के, तो आपको ऑनलाइन ही टेस्ट देने। तो बेटा अपने सारे यंत्र वंत्र सही करो और टेस्ट को बेटा हमेशा लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ही दिया करो, मोबाइल पर नहीं, ठीक है, मोबाइल पर नहीं। मोबाइल Yes. की इतनी छोटी स्क्रीन होती है, उसके बीच में कभी कोई नोटिफिकेशन आ गया या फोन आ गया, क्योंकि अपना बेटा सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है जितना एनटीए का है। कभी आपने एनटीए के टेस्ट दिए आप लोगों ने अभ्यास ऐप पर? यस सर। कितने लोग अभ्यास ऐप पर टेस्ट देते हैं, जरा एक बार लिखना, यस लिखना। अभ्यास ऐप पर कितने लोगों ने आज तक टेस्ट दिया है? चलो यस लिख कर भेजो, नो मत लिखना, ओनली यस लिखना बस। मनीष, भाव्या, तनु, रागिनी, तेजेंद्र, चरणजीत, राहुल भारद्वाज, उदय प्रकाश, वेरी गुड। पूजा, मानसी, कांक्षी, वेरी गुड। चलिए अनुराग, ठीक है। तो बेटा एक आध टेस्ट दिया, लगातार लगातार दो, बहुत फायदा मिलेगा, मैं आपको बता दूं। तो आप अभ्यास टेस्ट पर जब टेस्ट देते हो अभ्यास ऐप पर, तो आपने कभी कभी क्या आपने देखा ही होगा, वो सब कुछ बंद करवा देता है या नहीं? यस सर। Yes, sir. आपका, हाँ आपकी सब कुछ बंद करवा देता है, वो नोटिफिकेशन वगैरह से सब कुछ परमिशन, तब कहीं जाकर आप टेस्ट दे पाते हो, वो अच्छा है, तब तो ठीक है मोबाइल पर देना। वरना दुनिया भर के डिस्टरबेंस आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं, एसएमएस आएंगे और कॉल आएगा। तो बेटा लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करो टेस्ट देने के लिए, मेरा सजेशन है आपके भविष्य में, ठीक है। और इस तरह का स्कोर नहीं यार, बहुत ही गंदा स्कोर है इस बार तो भैया, मतलब बहुत दिल दुखा। हालांकि फिजिक्स के नंबर देखकर मैं खुश हुआ, फिजिक्स के नंबर बुरे नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री के नंबर भी बुरे नहीं है, लेकिन बायोलॉजी में तो पता नहीं इस बार थोड़ा स्कोर खराब है। तो मैंने सर को सूचित भी किया इस बारे में, तो सर ने मैंने क्या बात की होगी शायद आपसे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये जो मैंने जी का फार्मूला लिखा है ना, GM/r², कैपिटल आर, ये उस वस्तु के लिए है जो पृथ्वी की सतह के बहुत नजदीक है। इसका एक फार्मूला और लिखते हैं बेटा, पृथ्वी के द्रव्यमान को हम आयतन गुणा घनत्व लिख सकते हैं ना। आयतन होगा 4/3 πr³। पृथ्वी तो गोला है, गोला स्फीयर, और गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ इंटू रो। तो बेटा अगर हम m का ये मान ऊपर वाले फार्मूले में रख दें, तो बेटा हमारे पास g का एक और फार्मूला आता है, ये भी याद कर लेना, 4/3 πg ρr, ये भी याद करना है आपको, ये भी कॉपी कर लो। ये घनत्व के पदों में, डेंसिटी की टर्म्स में ग्रेविटी का फार्मूला है, जो अर्थ के बहुत क्लोज है, जो अर्थ के बहुत नजदीक है उसके लिए। चलो अब यहाँ पर छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं तो कर ही लेते हैं। बेटा एक ऐसा प्लेनेट है, ग्रह है ना, ग्रह प्लेनेट, जिसका घनत्व और त्रिज्या दोनों पृथ्वी से दोगुने हैं। एक प्लेनेट है बेटा, दूसरा कोई ग्रह है जिसका घनत्व, डेंसिटी और रेडियस दोनों अर्थ से डबल है, तो उसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा बताइए। प्लेनेट के सरफेस पर कितना ग्रेविटी होगा
उसकी डेंसिटी पृथ्वी की डबल है और उसका रेडियस भी पृथ्वी का डबल है। बताइए। चैट बॉक्स खोल दिया है, लिख दो फटाफट। डेंसिटी और रेडियस दोनों अर्थ से डबल हैं बेटा, तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मनीष, प्रियंका, चरणजीत, गरिमा और भाव्या, सबका सही है बेटा। 4 गुना होगा पृथ्वी की सतह का। 39.2, 9.8 का 4 गुना 39.2 आएगा। वेरी गुड। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हम ये वाला फार्मूला काम में लेंगे, ये वाला फार्मूला काम में नहीं लेंगे, क्योंकि हमें उस ग्रह का द्रव्यमान नहीं पता। द्रव्यमान नहीं पता तो हम ये काम में नहीं लेंगे, ये काम में लेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे। तो बेटा, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होता है 4/3 पाई जी रो आर, और उस ग्रह की सतह पर होगा 4/3 पाई जी 2 रो और 2 आर। बेटा ये 2 और 2 4 हो जाएगा ना, और बाकी जो बचेगा वो जी बचेगा। बस इतना सा सवाल था ये। अगला क्वेश्चन बच्चों, इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है अगला क्वेश्चन मेरा। लिखो, एक प्लेनेट है, कोई दूसरा ग्रह, उसका द्रव्यमान पृथ्वी से 16 गुना है और डेंसिटी 2 गुना है। एक कोई प्लेनेट है बेटा, उसका मास अर्थ से 16 टाइम्स है और डेंसिटी 2 टाइम्स है। तो उसकी सतह पर जी बताइए कितना आएगा। थोड़ा सावधानी से करना, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा घुमाना है, घुमाया है मैंने, घुमाया है। थोड़ा सा घुमाया है मैंने, इसे सावधानी से करना। सिक्सटी फोर जी। मनीष का 64 कुछ गलत तो नहीं लिख गया भैया? साक्षी का 8 जी।
गरिमा, प्रियंका, इनका भी 8 आ रहा है बेटा। चलो मुझे करने दो बच्चा। इसमें है ना प्रॉब्लम ये है, क्योंकि मैंने उस ग्रह की त्रिज्या नहीं दी, तो ना तो आप ये वाला फार्मूला काम में ले सकते हो, इसमें भी त्रिज्या आ रही है रेडियस, और ना ही ये वाला काम में ले सकते हो, इसमें भी रेडियस आ रही है। इसका मतलब बेटा हमें रेडियस उस प्लेनेट की कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, हमें रेडियस पहले निकालनी पड़ेगी, फिर ये फार्मूले लगा लेंगे हम। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये काम में लेंगे बेटा। m बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। ये तो है अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए, पृथ्वी का द्रव्यमान। और उस प्लेनेट के लिए आएगा 16m बराबर 4/3 पाई, अब इसकी त्रिज्या r डैश लिखूंगा और डेंसिटी 2 रो लिखूंगा। समझे आप? पृथ्वी का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r और डेंसिटी रो है, तो ये इक्वेशन तो मैंने अर्थ का लिख दिया। उस प्लैनेट का द्रव्यमान 16m है और डेंसिटी 2 रो है और रेडियस r डैश मान लिया, तो ये इक्वेशन उसके लिए हो गया। बेटा इन दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को भाग दे दो। m और 16m में m कट जाएगा, 1/16, 4/3 कट गया, पाई कट गया, रो कट गया, ऊपर r क्यूब आएगा और नीचे आएगा 2r डैश क्यूब। बेटा इसको तिरछा गुणा करोगे, r डैश क्यूब 8r क्यूब आएगा, और इसे सॉल्व करने पर उस प्लेनेट का रेडियस 2r आ गया। बच्चों ये इंपॉर्टेंट था कैलकुलेशन, यस ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था, r डैश निकालना। अब हम g का फार्मूला लगा देते हैं। पृथ्वी के लिए g का फार्मूला आएगा gm/r², है ना, और उस प्लेनेट के लिए आएगा gm की जगह 16m लिखोगे, और बेटा r की जगह 2r लिखोगे उस प्लेनेट के लिए। तो कैलकुलेट करने पर 16/4 4 बचेगा और gm/r² ये बचेगा, इसको g0 लिख देता हूं। तो बेटा ये भी 39.2 ही आया है। लेकिन बेटा r निकालना जरूरी था, बिना r निकाले हम कोई भी फार्मूला, दोनों में से कोई भी एक फार्मूला काम में नहीं ले सकते, ध्यान रखो। हो गया जी? तो बेटा ये 8G 64G ये कोई गड़बड़ हो गई यार, आपने r नहीं निकाला लगता है, और ऐसी कुछ काम चला लिया। आगे बढ़े? यस सर। ओके बेटा हम एक पृथ्वी से चलते चलते एक दूसरे ग्रह तक जा रहे हैं, और उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप 4 मान लो, 4 मीटर/सेकंड², अर्थ पर 10 होता है। सुनना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो पृथ्वी की सतह पर ग्रेविटी इतनी है और उस ग्रह की सतह पर है 4 मान लो। एक
60 किलोग्राम का व्यक्ति पृथ्वी से चलकर उस प्लेनेट तक जाना चाहता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति का जो भार है, वेट, वो किस तरह से चेंज होगा, ये मैं आपको ग्राफ में दिखा रहा हूं, है ना। ये पृथ्वी की सतह से दूरी है x, या स्मॉल r ले लो, और ये उस व्यक्ति का भार है, भार मतलब वेट। तो 4 ग्राफ दूंगा, आपको बताना है कौन सा ग्राफ सही है। बेटा पृथ्वी की सतह पर उस व्यक्ति का भार होगा mg, है ना। वेट जानते हो ना, mg होता है। तो m 60 है और g 10 है, 600 न्यूटन आएगा। और उस प्लेनेट के सरफेस पर कितना होगा बेटा, बताओ। 240 kg। हाँ, तेरी आवाज तो सुनाई अक्सर देती है, बाकी पूरी क्लास को सांप सूंघ जाता है। तो बेटा हमें 600 न्यूटन से 240 न्यूटन तक जाना है ना। तो कौन सा ग्राफ आएगा वो आप बताइए। पहला ग्राफ ऐसा सरल रेखा आएगा, दूसरा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, पहले कम होगा जी और फिर यहां पहुंचेंगे। तीसरा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, फिर यहां पहुंचेंगे। और चौथा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो आपको बताना है इन चारों में कौन सा ग्राफ सही है। यदि एक व्यक्ति पृथ्वी की सतह से चलकर उस ग्रह की सतह तक जाता है तो उसका भार में जो परिवर्तन होगा, उसके वेट में जो चेंज होगा, वो दूरी के साथ किस तरह से चेंज होगा, ये बताना है कौन सा ग्राफ सही है। बताओ, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, मैं बता दूं। थर्ड। बस आपको लॉजिकली सोचना है। एक बार चैट बॉक्स में लिखो कौन सा आएगा। मनीष का थर्ड, तेजेंद्र थर्ड बोल रहा है। उदय प्रकाश थर्ड बोल रहा है। भाव्या, भावना सब थर्ड बोल रहे हैं। सोनम सही है, सही है। और मनीष ने है ना लॉजिक भी सही लिखा है। बेटा जब हम है ना पृथ्वी से चलकर उस ग्रह की सतह तक पहुंचेंगे, ये हमारा अर्थ है और ये वो प्लेनेट है ना। तो यहां से यहां जब हम पहुंचेंगे तो बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा ना बेटा, जहां पर वेट 0 हो जाएगा। वेट 0 क्यों होगा? एक ऐसी जगह आएगी जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अर्थ का अट्रैक्शन और उस प्लेनेट का अट्रैक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये लो। तो उस पॉइंट पर उस बंदे का, उस व्यक्ति का वेट, उसका भार 0 होगा। तो हमें एक ऐसा ग्राफ ढूंढना था जो 0 से होकर जाए। और बेटा तीसरा ग्राफ है जो 0 को टच करता हुआ जा रहा है ना। इसलिए बाकी सब गलत हो गए। तो हमारा सही आंसर है थर्ड। अब बताओ, इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैं बताऊं। ये तो बोल दो कि समझ में आया है नहीं आया। आ गया सर। आ गया सर। बच्चों, एक वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र से 2r दूरी पर 2.5 न्यूटन है। अगला क्वेश्चन की तैयारी कर लेता हूं मैं। एक वस्तु का भार 2.5 न्यूटन है, कहां पर? पृथ्वी के केंद्र से 2r दूरी पर।
तो बच्चों इसका वेट कितना होगा पृथ्वी के केंद्र से 3r दूरी पर, बताइए। ये भी बहुत छोटा सा सवाल। अर्थ के सेंटर से 2r डिस्टेंस पर एक बॉडी का वेट 2.5 न्यूटन है, तो अर्थ के सेंटर से 3r डिस्टेंस पर उस बॉडी का वेट कितना होगा बेटा? अब ये वाला फार्मूला काम में नहीं आएगा, ये काम नहीं आएगा, अब ये काम आएगा, इस पर ध्यान दो। हाँ, चैट बॉक्स जिंदाबाद, यहाँ लिख देना। ओके बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, न्यूटन में आंसर आएगा, है ना? वेट पूछा है मैंने। कोई बात नहीं, करेक्शन कर लो। 10/9 चरणजीत, ओके। भाव्या 10/9, ओके। राहुल 10/9। चलो, सबका आंसर 10/9 है तो परफेक्टली सही होगा बेटा। वेट होता है mg और स्मॉल g का फार्मूला मैंने अभी अभी आपको दिखाया, तो वेट का फार्मूला gmm/r² बन गया। वेट भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। अब W/W' अगर तुलना करेंगे तो कैपिटल G कट जाएगा, कैपिटल M कट जाएगा, स्मॉल m भी कट जाएगा। 1/r² है तो r' का होल स्क्वायर बचेगा। r' 3r था, r 2r था, तो ये 9/4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4/9 W, और हमारा W कितना है बेटा? 2.5, यानी कि 5/2 न्यूटन। तो कुल मिलाकर 10/9 न्यूटन, 1.1 के करीब आएगा ये आंसर। बस बच्चों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर हम समाप्त करेंगे। बेटा 100 किलो और 1000 किलो की, 10,000 किलो की दो बॉडी, ये दो बॉडी हैं बेटा। पहली बॉडी का 10,000 किलो है मास, दूसरी बॉडी का है ओनली 100 किलो, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है सिर्फ 1 मीटर, जो मैं बना रहा हूं अभी। दस 10,000 और 100। तो बेटा आप बताओ, छोटी वस्तु से कितनी दूरी पर, छोटी वस्तु के केंद्र से कितनी दूरी पर कुल गुरुत्वीय त्वरण 0 आएगा? मान लो यहाँ पर इस पॉइंट पर परिणामी गुरुत्वीय त्वरण 0 है, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है x। ये मान लो छोटी बॉडी के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर नेट ग्रेविटी 0 आएगा, क्योंकि बड़ा वाला अपनी ओर खींचेगा, छोटा वाला अपनी ओर खींचेगा, नेट फोर्स 0 कर दो, बस काम खत्म। जैसे हमने पृथ्वी और चंद्रमा वाला क्वेश्चन किया, बिल्कुल वैसे की वैसे करना है बेटा, ये सेम टू सेम।
ओके, आकाश का आंसर है 1/11 मीटर, मनीष का भी यही है, चरणजीत का भी यही है, 1/11 मीटर है ना। क्योंकि समय हो रहा है तो मैं ही इसका सॉल्यूशन कर भी दूं, इन बच्चों का जवाब पता लग जाएगा। बेटा मैंने क्या कहा, टोटल ग्रेविटी 0 होने का मतलब है जितनी ग्रेविटी बड़े मास की है, बड़े मास की ग्रेविटी होगी gm अपॉन, बेटा इसके सेंटर से डिस्टेंस 1 - x होगा ना, छोटे वाले से x है तो बड़े वाले से 1 - x, और छोटे वाले मास जो है उसकी ग्रेविटी होगी gm अपॉन x²। दोनों अपोजिट है ना बेटा, तो मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होगा तो नेट 0 हो जाएगा, g कट गया। कैपिटल M है 10,000 इंटू x² बराबर स्मॉल m है 100 1 - x। बेटा 2 0 तो कट गए, और ये अंडर रूट ले लो, इधर 100 बचा ना, 100 का अंडर रूट 10 आएगा, तो बेटा x आ गया 1/11 मीटर। तो इन बच्चों का आंसर भी बिल्कुल सही था, वेरी गुड, शाबाश। कल बेटा हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी के ऊपर जाने पर, पृथ्वी के अंदर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑन ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू रोटेशन, पृथ्वी के घूर्णन का क्या प्रभाव पड़ता है, फिर एस्केप वेलोसिटी, एनर्जी वगैरह ये सब आएगा। तो कंटिन्यू करेंगे कल के लेक्चर, कल में। तो बच्चों आज यहीं स्टॉप करते हैं, कोई डाउट पूछना है आपको? सर हमारा पेपर होगा 1 अगस्त को कि नहीं होगा? क्या तुम्हारा पेपर सर नीट का। अच्छा, नीट का। मेरा बच्चा, मुझे तो लगता है इसका जवाब उनको भी नहीं पता जिनको इसका जवाब देना है। देखो ना, अभी कल मीटिंग हुई, कोई निर्णय नहीं ले पाए, अभी 25 तारीख को पता लगेगा, तो 25 तक और वेट करो, है ना। अभी कुछ पता नहीं लग पा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ही डिसीजन नहीं ले पा रही बेटा। 1 को डेट आ गई सर। हाँ, पता तो लग जाएगा कि 25 को डिसीजन हुआ तो। चलो कल मिलते हैं, लेट हो रहे हैं।